चलो ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ आखिर है क्या, तो हेडिंग दीजिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यदि हम आपको सिंपल डिफिनेशन देना, देखिए ये कोई कंडक्टर है ना, तो किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, वो इससे पास होने वाले करंट का सीधा समानुपाती होता है, यही कहना है। ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ का कहना है जो किसी कंडक्टर के अक्रॉस यानी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगा ना, उससे पास होने वाले करंट का सीधा समानुपाती होता है। समझा? किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उससे पास होने वाले करंट का। ठीक है, तो लिखिए द वोल्टेज, क्या सर वेरी लेट हो जाता है, लिखिए द वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर, द वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शुरू में एक जोड़ लीजिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, शुरू में जोड़ लीजिएगा सॉरी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शुरू में जोड़ लेना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ voltage across any conductor is directly proportional to the current passage through it, the current flowing through it, the according to Ohm's law यानी Ohm's law के अनुसार the voltage across any conductor, किसी कंडक्टर के across voltage is directly proportional to, सीधा समानुपाती होता है the current flowing through it, उससे पास होने वाले करंट का। ठीक है, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, at constant temperature and pressure। ठीक है, तो सिंपली आप ओम्स लॉ कह सकते हैं, जो ओम्स लॉ कब वैलिड है, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या कहता है ओम्स लॉ, इसका कहना है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इससे पास होने वाले करंट का सीधा समानुपाती होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर R I। ठीक है, या R बराबर V बट्टा R जो है आपका कोई कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए ये लिख लिए, दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यानी रेजिस्टेंस हम लोग क्या देख रहे हैं, वोल्टेज और करंट का क्या है, रेशियो है। अरे V बट्टा I मतलब क्या, वोल्टेज और करंट का रेशियो है। यहाँ पे लिख सकते हो यार V बराबर वोल्टेज, I बराबर करंट, वन ऑफ द कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स पेज भरने के लिए इधर क्या, ठीक है, बड़ा दिखाने के लिए। चलिए अब हम लोग इसका मतलब है वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका तो यही स्टेटमेंट है। तो इस बात को प्रूफ किया जाए, ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो हेडिंग दीजिए प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक सर्किट लेते हैं और देखते हैं इस सर्किट में क्या होगा। पहले समझिएगा सर, पहले समझिए, उसके बाद नोट करना हो तो नोट कीजिएगा, बट पहले समझिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो
एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं, हाँ, और यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, जिसके अक्रॉस हम करंट सप्लाई कर रहे हैं I। मान लीजिए इससे करंट सप्लाई हो रहा है I, और इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे हम एमीटर लगा रहे हैं, ठीक है, एक एमीटर लगा दिया I, और करंट यदि सप्लाई हो रहा है तो एक बैटरी होगा, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और यहाँ पे एक स्विच हम लगा देते हैं, स्विच ले लिए हैं S, ठीक है, जो ऑन ऑफ करने का काम करेगा, और ये बैटरी इसको करंट सप्लाई देने का काम करेगा। और क्या चाहिए, इसके पैरेलल में हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको मेजर करने का काम करेगा, ठीक है। इतना ही चीज आपको सर्किट में चाहिए, ठीक है। ये सर्किट ड्रॉ कीजिए, हो जाएगा ना, टेक्निकल काम बढ़ा दिए ना, कैमरा 6 बजे तक भाई 3:30 से स्टार्ट करते हैं, तो लोग आता है 4 बजे, आधा घंटा मेरा पहले ही चला गया, बचा मेरे पास 2 घंटा, 2 घंटा भी कम से कम बनाने दो। बढ़िया सर, बढ़िया, लाइव क्लास चल रहा है, बड़ी रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम लोग क्या काम किए, एक बैटरी लिए हैं, ठीक है, एक बैटरी है ये, और इस बैटरी से करंट फ्लो होगा, एक स्विच लगा दिए S, जो इसको ऑन ऑफ करने का काम आएगा, और बैटरी जो है वो करंट सप्लाई करने का काम करेगा। ये एक रियोस्टेट है, ठीक है, जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी इसका रेजिस्टेंस वेरी करते रहता है, और एक एमीटर लगाए हैं इस करंट को मेजर करने के लिए, जो रेजिस्टेंस से होके पास करेगा, और एक हम वोल्ट मीटर लगाए हैं, ठीक है, जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा। तो सर्किट बना लिए। अब लिखिए एपरेटस रिक्वायर्ड, एपरेटस रिक्वायर्ड, यानी कौन कौन सा एपरेटस का जरूरत पड़ेगा। एपरेटस रिक्वायर्ड क्या क्या जरूरत है, पहला पॉइंट बैटरी, 1 नंबर में बैटरी, 2 नंबर स्विच, एक रियोस्टेट, एमीटर, एक रजिस्टर, एक वोल्ट मीटर। कोई डाउट है? चलिए, ये तो आपका। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर, हेडिंग दीजिए प्रोसीजर, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे चेक करेंगे। पहले समझिए फिर लिखिएगा। हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए ये रियोस्टेट का तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा, तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करवा के रजिस्टर से होकर के अलग अलग करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है। यानी इस रियोस्टेट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को कम बेस करके, यानी वेरी करा के, ठीक है, अलग अलग वेरी करवा करके, क्योंकि मान लो देखो रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा कि नहीं करेगा, अब कॉस करेगा करंट वेरी करेगा, क्योंकि करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी करवाएंगे तो अलग अलग करंट पास होगा, जो एमीटर रिकॉर्ड करने का काम करेगा, और उस दौरान रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वोल्ट मीटर क्या करेगा, मेजर कर लेगा। मतलब अलग अलग करंट के लिए अलग अलग वोल्टेज आएगा, और उसको हम लोग नोट करते हुए चल जाएंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हर केस में वोल्टेज और करंट के बीच का रेशियो निकालेंगे, और जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमें पता चलता है जो लगभग वो रेशियो हमेशा क्या था, कांस्टेंट था। क्या करोगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी करवाएंगे। पहला स्टेप, अलग अलग एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे इससे,
यानी रेजिस्टेंस को वेरी करवा के, यानी रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को वेरी करवा के रेजिस्टेंस से अलग अलग एम्पियर का, अलग अलग अमाउंट का करंट पास करेगा। और इच स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में यानी वोल्टेज जो होगा रजिस्टर के अक्रॉस, उसको वोल्टमीटर के द्वारा मेजर करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उन वोल्टेज और करंट के बीच का हर एक केस में रेशियो निकाल के देखेंगे। हम रिजल्ट में क्या पाएंगे, जो हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच का रेशियो लगभग कांस्टेंट। कोई डाउट सर जी? लिखिए, स्टेप बना के लिखा है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 या सीधा लिखिएगा तो सीधे लिखिए, स्टेप जैसे लिखना है वैसे लिखिए, हम लिखा देते हैं, ठीक है? लिखिएगा बाय वेयरिंग VARYING, by varying the value of resistance of rheostat, by varying the value of rheostat, by the value, क्या बोले, by varying the value of resistance of rheostat, we pass या we follow different amount of current through the resistor, in each step current is measured by ammeter, in each step प्रत्येक स्टेप में current is measured by ammeter, and also at each step the voltage across the resistor is measured by voltmeter, Now we prepare a chart of different current, of different voltage for different current, of different voltage for different current, of different voltage for different current, ठीक है? इतना हम चार्ट तैयार कर लेंगे, एक वोल्टेज और करंट का एक चार्ट आप लोग भी तैयार कर लीजिए। वोल्टेज और करंट का मुझे पता नहीं है क्या वैल्यू आया, सीधा हम दे देते हैं। वोल्टेज और करंट का एक चार्ट हम तैयार कर लिए, ठीक है? ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से चार्ट, माना तो ड्रॉ कर लो, नहीं माना तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो नाउ we find the ratio between voltage and current, and now we check the find की जगह check लिखिएगा, now we check the ratio between voltage and current
फॉर डिफरेंट वैल्यू, फॉर डिफरेंट वैल्यू, फॉर डिफरेंट वैल्यू। हम लोग क्या पाते हैं, जो हर प्रत्येक केस में दोनों का रेशियो लगभग लगभग कांस्टेंट आता है, ठीक है। वी फाइंड दैट the ratio between voltage and current, the ratio between voltage and current is almost same, the ratio between voltage and current is almost same at each step, at each time, at each time, इससे ये प्रूव होता है, सिद्ध होता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। रिजल्ट देकर टेस्ट दीजिएगा। The value of R is constant, ये ना रिजल्ट लिखना होगा, the value of R is constant। जो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या था, आपका रेजिस्टेंस था। सर ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन भी है, सर ये आपके लेवल में पढ़ना है या नहीं पढ़ना नहीं पता, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे लिमिटेशन भी पढ़ने को दे देता है, नहीं है तो भी हम पढ़ा देते हैं। सर जब पढ़ा ही रहे ओम्स लॉ तो लिखिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, पढ़िए ना भी, अभी क्या दिक्कत है, मेरे पास पर्याप्त टाइम है पढ़ाने के लिए। हाँ ये है, यदि एग्जाम लेगा तो फिर बाय ईगोर भेल बाबू ईगोर लाभू, यानी चट मंगनी पट गया वाला पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। टाइम उसके बाद यदि कम मिलेगा, 2.5 महीना मिलेगा, हमको भी क्या है चटपट रहेगा, घर भर में सिलेबस रान के भाग जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन ये है यदि बंद नहीं करते हैं, अभी से यदि पढ़ाते रह रहे हैं तो पूरा हम डीप में लेके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग को ओपन दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप लोग चाहें तो अभी से हम एक सप्ताह देख लेते हैं, उसके बाद यदि एग्जाम का नोटिस देता है तो क्लास हम बंद कर देंगे, आप लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़िए। और यदि आप लोग का इच्छा होता है नहीं सर हम लोग यहाँ क्लास में सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे और रूम पे फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी करेंगे, ताकि नोट्स मेरा इधर क्लास में तैयार होते चला जाएगा, आगे दिक्कत नहीं हो, तो जो कहिएगा हम दोनों ऑप्ट करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो एक सप्ताह देखते क्या होता है नहीं होता क्या। चलिए हेडिंग दे दिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। चूँकि आप चाहे तो ये भी मेंटेन कर सकते हैं, तो यहाँ क्लास में आप सेकंड सेमेस्टर का रूप पे फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ सकते हैं चाहे, ठीक है। और फिर लास्ट में जब आपका बचेगा, जैसे 20 दिन 25 दिन एग्जाम का बचेगा, तो हम क्या काम करेंगे, सेकंड खत्म करके पूरा क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर का ही दोहरा देंगे सिलेबस, पूरा सिलेबस को एक बार पूरा एंड, और जो नया लैंग्वेज लिखा रहे हैं उस लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में कंपेयर्ड लैंग्वेज में मिल जाएगा। ऐसे आप लोग का जो भी लिखाते जा रहे हैं एक ग्रुप में डालते जाएंगे, आप लोग जो जरूरत जिससे अच्छा लगे वो करते जाइएगा, ठीक है। मेरा ये रहेगा, तो आप लोगों की इच्छा जैसा कहिएगा। ऐसे यदि हम बंद कर देते हैं तो री नहीं कर पाएंगे फिर दोबारा, और बंद यदि नहीं करते हैं तो एग्जाम से 20-25 दिन पहले हम पूरा सिलेबस को शुरू से लेकर अंत तक कवर करके दे देंगे और पूरा क्लास में खत्म करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप तो देख चुके हो, मुझे अब कोई बुक कोई कॉपी का नो नीड। आइए तो हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ का क्या क्या लिमिटेशन है। देखो कुछ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओम्स लॉ में पहला कंडीशन बोल दिया था, ये टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तब ये एप्लीकेबल होगा। पहला लिमिट तो यहीं पे आ जाता है, जब भाई यदि टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करेगा तो वहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट फेल्स व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी। लिखिए पहला पॉइंट, इट फेल्स व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी, when temperature and pressure। दूसरा का बात, कल हम आप लोग को एक चीज बताए थे यूनिलैटरल एलिमेंट, ये सब हम आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे तो उसमें लिखा देंगे, ठीक है। अभी फिजिक्स है इसलिए नहीं लिखा रहे हैं,
लेकिन समझा देते हैं हम, ठीक है। देखो यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होता है और बाईलैटरल एलिमेंट क्या होता है। यूनिलैटरल को ही यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं और बाईलैटरल को ही बाई डायरेक्शनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यूनिलैटरल या यूनिडायरेक्शनल मीनिंग सेम है, बाईलैटरल या बाई डायरेक्शन मीनिंग सेम है। कोई पूछे सर यूनिलैटरल, यूनि का मतलब क्या होता है, एक ही, और लैटरल मतलब दिशा, मतलब जिस एलिमेंट में एक ही दिशा में करंट फ्लो करता है उसको यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं। बात समझा। और जिस एलिमेंट में दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसको बाई डायरेक्शनल या बाईलैटरल एलिमेंट कहेंगे। कोई डाउट? देखिए जैसे आप कहिएगा सर, जैसे रजिस्टर में दोनों तरफ से करंट फ्लो करता है, इंडक्टर में भी दोनों तरफ से करंट फ्लो करेगा, इधर से इधर दोनों रजिस्टर इंडक्टर के बेसिस पर फ्लो करेगा। लेकिन आप देखिए डायोड में नहीं दोनों तरफ फ्लो करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ भी करंट फ्लो करेगा। ट्रांजिस्टर, ठीक है, इस सब में थायरिस्टर, ठीक है, इस सब में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ओकरा कथी कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। तो ओम्स लॉ जो है वो यूनिलैटरल एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, समझा। ओम्स लॉ यूनिलैटरल एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल एलिमेंट। लिखिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल एलिमेंट, it is not applicable for unilateral element, it is not applicable for unilateral element, it is not applicable for unilateral element, it is not applicable for यूनिलैटरल एलिमेंट। तो दिक्कत नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक और बात, एक और चीज पढ़ाए हम, आपको पढ़ा देते हैं, ठीक नहीं पढ़ाए हैं तो। लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट, देखो पहले समझते हैं, बाद में देखेंगे जी किस पे काम करेगा किस पे नहीं काम करेगा। मतलब लीनियर एलिमेंट क्या होता है भाई, लीनियर मतलब क्या होता है, रैखिक, एक लाइन में, प्रोपोर्शनल में, जिसमें प्रोपोर्शनल होना चाहिए। किसका प्रोपोर्शनल सर, वोल्टेज और करंट। मतलब सीधा जिस एलिमेंट में वोल्टेज और करंट जो होता है ना एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है उसको यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं, सॉरी लीनियर एलिमेंट कहते हैं। जिस एलिमेंट में वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी कह सकते हैं। और देखो प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो जिस सीधा याद रखिएगा, जिस एलिमेंट में वोल्टेज और करंट एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होते हैं उसको लीनियर एलिमेंट कहते हैं, और जिस एलिमेंट में वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं उसको नॉन लीनियर एलिमेंट कहते हैं। लीनियर एलिमेंट में आपको आ जाएगा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये लीनियर एलिमेंट है क्यों, क्योंकि इस तीनों में वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, उसका ग्राफ जो खींचते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन, और ऐसा का ग्राफ को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। नहीं समझ सब आपने पढ़ा था प्रोपोर्शनल का। तो ये हो गया लीनियर। और नॉन लीनियर क्या होगा, बाई ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब जो है नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। डायोड हो गया, नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। तो आप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट। कोई डाउट? एक वजह से बोलते बोलते ना लास्ट जब आता है ना तो लगता है मिटा दो हुआ। ओम्स लॉ हो गया। अब हेडिंग दीजिए रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रजिस्टर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जैसे देना आईडी दीजिए।
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए क्या होता है रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। देखिए जब दो या दो से अधिक रजिस्टर एक साथ कनेक्ट होते हैं, अब कैसे कनेक्ट होते हैं ये अभी हमने बोले हैं, सीधा बोले हैं जो एक साथ कनेक्ट होते हैं। अब जमा हो, मान लो जैसे भीड़, जो कहीं पे भीड़ जमा होगा तो मारपीट के कारण भी भीड़ जमा होगा, भोज के कारण भी भीड़ जमा होगा, डांस देखने के लिए भी होगा। अब भाई क्या देखे तू एक पॉइंट हमारा से भी आगे छलांग मारते रहता है और लिमिट में रहने को क्या। हर एक देखो तुम जिस लाइन से गुजरे हो उस लाइन से हम भी गुजरे हैं, ऐसा तो ये है नहीं कि हम उस लाइन से नहीं गुजरे हैं, ठीक है। तुम पॉलिटेक्निक में जितना नहीं देखा है उसका कई गुना मैंने देखा है, ठीक है। और ये बात का भी यकीन लगाना है तो एक चीज देख लेना, आज भी कितना मेरा बैचमेंट सब होगा, कभी भी आता है ना कोई काम होता है जरूर कॉल करता है। जितेंद्र तो ये बोलता है, प्रिंसिपल ही बोलता है मैक्सिमम मेरा। चलिए तो हम क्या लिखे क्या लिखा है? अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या बोलते हैं जिसमें जब दो या दो से अधिक रजिस्टर एक साथ कनेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। या ये भी तो कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 रजिस्टर्स। दो या दो से अधिक रजिस्टर का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहलाएगा। तो लिखिएगा एक ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 registers, a group of 2 or more than 2 register, a group of 2 or more than 2 register is called combination of register. It's called resistance combination. There are 2 types of resistance combination. लिखो बुआ, there are 2 types of resistance combination. पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हेडिंग दीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है, एक फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं, लिखाते हैं सब चीज फास्ट, जल्दी फिगर बनाइए क्योंकि वीडियो चल ही रहा है। खोज कर दो ना मेरा, चलो अब लिखिए करो। एक मेरा डाटा पता है कितने कीमती हो गया है भाई, 2 घंटा का वीडियो शूट हो चुका है उस क्लास में। क्या सर इतना लेट? आइए आगे इस पे आ जाइएगा, पीछे जाइएगा, पागल है उसके बाद में मत रहना, समझा? उसका दिमाग का स्क्रू ढीला है, एक दिन 440 वोल्ट का झटका पड़ेगा ना, उस दिन पक्का टाइट ही हो जाएगा भाई, फिर तो इसको 230 पे सुनेगा भी नहीं करेगी। हाँ ठीक है, ऐसे ही टकराने भी गया था इलेक्ट्रिकल से ही, ठीक है, जो 440 का 11,000 का ही झटका दिया। चलो एमसीबी आज सब कर जाएगा, स्विच क्लियर लेंगे। चलो आगे हम लोग देखते हैं। चलो हो गया। देखो कोई पूछे भाई सर सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? अच्छा चलो
सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, किसको कहेंगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं किसको है? देखिए क्या क्या बोले, एक दूसरे से कनेक्ट होता है सर, एक दूसरे से इन टू इन कनेक्ट होता है सर। क्या होता है? इन टू इन कनेक्ट होता है सर। हाँ एकदम सही बोला। देखो मैं की था थोड़ा आप समझो तब समझाते हैं उसके बाद। देखो ये एक रजिस्टर है सीरीज, देखो या मान लीजिए हमारे पास ये 3 गो रजिस्टर है। अच्छा उस दिन हम घर गए लेके ही चले आते, भूल गए रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सब जलता वहाँ तो अरे काफ़ी ज़्यादा होगा, लगभग 800-900 रजिस्टर होगा, इंडक्टर भी लगभग 700-800 होगा, कैपेसिटर भी 200-300 होगा। देखिए रजिस्टर मान लीजिए ये 3 गो रजिस्टर है, ठीक है। यदि ये तीनों रजिस्टर का कॉम्बिनेशन इस तरह से हो, ये रजिस्टर है, दूसरा आएगा इससे जुड़ जाएगा, इसके एक इंच से अपना एक इंच जोड़ लेगा, ये आएगा इसके एक इंच से जोड़, इस तरह से यदि कोई जुड़ते जाए यानी इंट टू इंट यदि कनेक्शन हो तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जब रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इंट टू इंट कनेक्शन करता है, इंट टू इंट कनेक्ट होता है, यानी इसका देखिए एक इंड दूसरा रजिस्टर के दूसरे इंड से, इसका दूसरा इंड दूसरे, या समझिए तो एक रजिस्टर इसका जो दूसरा इंड था दूसरे के पहला के साथ, इसका दूसरा इंड तेसरका के पहला के साथ, इस तरह से जुड़ते जाए, यानी सीधा कहे तो इंड टू इंड यदि कनेक्ट होते चले जाए तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत? तो लिखिए द कॉम्बिनेशन इन व्हिच वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कल वाला वीडियो देखे थे, कल जो डाले थे वीडियो देखे, पूरा देख लीजिएगा, पूरे डिटेल में है, और आज का भी रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे टेंशन मत लो, 1 तारीख के से फिर चलाएंगे हम, टेंशन मत लो। पर ये यूनिट बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं हम, चाहे ऑनलाइन में पढ़ाए हो, ऑनलाइन से ज़्यादा थोड़ा ऑफलाइन में ज़्यादा डीप। तो क्या लिखे? द कॉम्बिनेशन इन व्हिच resistance are connected end to end with each other. The combination in which resistance are connected end to end with each other is called series combination. It's called series combination. It's called series combination. अब हम लोग मेनली ये देखते हैं एक चीज, जो सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होगा भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट पास करेगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करेगा। कोई दिक्कत? देखो करंट कब बढ़ता है? जब रास्ता अलग अलग मिलेगा, जब उसको एक से अधिक रास्ता मिलेगा तब करंट बढ़ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ से स्टार्ट किया करंट फ्लो करना, भाई कहीं इसको दूसरा रास्ता मिले ना, हरदम एक ही रास्ता से जा रहा है, जब तक इसको दूसरा का पथ नहीं मिलता तो करंट जाता कहाँ से? करंट तब ये डाइवर्ट होगा जब उसको रास्ता मिलेगा, पथ मिलेगा, सर्किट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो ओनली वन सर्किट जा रहा है, लीनियर सर्किट एक ही। तो एक चीज यहाँ पे सीधा है, तो यहाँ पे करंट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो लिखिएगा पॉइंट बना के एरो मार के, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन same current will flow through each resistance, through each resistor. Same current will flow through each resistor. Same current will flow through each resistor. लेकिन प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम नहीं होगा। यहाँ पे प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे सेम, यानी वोल्टेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है, लेकिन वोल्टेज जो है, मान लीजिए अभी यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो V वोल्ट है, यानी इस पूरे के बीच का जो वोल्टेज है, ये मान लीजिए टर्मिनल इसका A था और ये टर्मिनल B है, और A और बीच का वोल्टेज यदि B है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
समझे? तो लिखिएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूट along the resistor, across the resistor, voltage will be distributed across the resistor. देखो ऑब्जेक्टिव ना यहीं से तुमको बनेगा, ठीक है? ये जो हम लाइन बाय लाइन इसलिए इस बार लिखा रहे हैं खास करके, जो आपका ऑब्जेक्टिव में आपको 20 में से 18 को क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना लेते हैं, ठीक है? इसलिए ऐसा आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम पास करना अलग, एग्जाम तो जो नहीं पढ़ता है वो पास कर जाता है सर, लेकिन एग्जाम पास करके क्या होगा? कुछ नहीं उखाड़ लीजिएगा, ठीक है? इसलिए मेहनत कीजिए, सिंपल है बात है। एग्जाम पास करने के लिए क्या है? चोरी तोरी करके भी, चोरी चमारी करके भी एग्जाम पास हो जाता है, लेकिन बाबू इतना बढ़िया नंबर लाने के लिए, आगे कुछ करने के लिए माथा में दिमाग होना चाहिए। हाँ चलिए, तो अब ये देखिए, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझिए यहाँ पे एक बात है। अब देखते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इनका। एक बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा सर, यहाँ पे वोल्टेज तो अलग अलग है, और वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं, जो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? RI होता है। तो बताइए V1 बराबर क्या फॉर्मूला होगा? R1I, क्योंकि करंट तो सेम है ना सर, रेजिस्टेंस ना अलग अलग है। V2 बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो V बराबर आपका क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, तब ना तीनों मिलके ना V में टूट के बना है 3 पार्ट में, तो ये तीनों का जोड़ क्या होगा? V। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए पहले। मॉल से कपड़ा कभी नहीं खरीदना चाहिए, घटिया कपड़ा रहता है, चीप क्वालिटी रहता है, सस्ता में देता है तो लोग एकदम लगता है ये हाई फाई है। अरे बेटा इतने तोरा लूट लिया हो जाकर जवाब में सबसे बढ़िया कपड़ा देता है, इसलिए देखो मॉल में कभी ब्रांडेड कपड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन सर मॉल से करते हैं दुकान से परचेज। सर अब हम लोग क्या काम करते हैं, इन तमाम 3 रेजिस्टेंस आए अलाउ करो, R1 R2 R3 के जगह पे एक हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं Req, इसके जगह पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका? Req × I हो जाएगा। देखो भाई वोल्टेज सेम वोल्टेज दोनों में सप्लाई दे रहे हैं, सेम हम लोग क्या काम किए हैं, इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लिए, करंट भी वही है। तो अब दोनों में तब देखिए इसको यहाँ से मान लीजिए इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 1 और 2 से कुछ नजर आ रहा है? हाँ, लेफ्ट साइड इक्वल है, मतलब राइट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। From equation number 1 and 2 we get Req × I, R1 plus R2 plus R3 × I हट जाएगा। यदि मान लीजिए इतना हो गया, यदि मान लीजिए और भी यदि रेजिस्टेंस होता क्या होता? जुट के चला जाता, नोट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, और जो थ्योरी लिखा, चलो हम लोग हेडिंग देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेडिंग दे दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन क्या होता है? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो सारा टोटल रेजिस्टेंस ना सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है। सेम पॉइंट के बीच में देखो, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो टोटल रेजिस्टेंस देखो ए और बी के बीच में ही कनेक्ट है। ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें टोटल रेजिस्टेंस सेम पॉइंट पे कनेक्ट होता है उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लिखिए द कॉम्बिनेशन लिखो ना, द कॉम्बिनेशन इन व्हिच all resistor are connected between same point. All resistor are connected between same two point. Same two point. Connected between same two point is called parallel combination. देखो पैरेलल कनेक्शन में प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम ही होगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है और सब रजिस्टर दो ए और बी के बीच में जुड़ल है, तो वोल्टेज हमेशा क्या होगा? सेम होगा। लिखिएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस each रजिस्टर इज सेम। Voltage across each resistor is same, but इसी में जोड़ देते हैं के बाद, but current will be distributed, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या काम किए हैं, तो I1 निकाले, तो करंट I बराबर क्या होता है? V बट्टा R। I1 क्या हो जाएगा? V बट्टा R1। I2 क्या होगा? V बट्टा R2। I3 क्या होगा? V बट्टा R3। तो I ही तो तीन पार्ट में बटा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, V कॉमन कर लीजिए, समीकरण 1, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लीजिए Req, वोल्टेज है V, I बराबर V बट्टा Req, समीकरण 2, 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए, V से V कट जाएगा, 1/Req। ठीक है, और इसमें ये चीज याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ना वो प्रत्येक रेजिस्टेंस से कम वैल्यू उसका आता है। ठीक है, और सीरीज वाला में एक लाइन हम जो भूल गए थे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कंपोनेंट रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, इसमें कंपोनेंट रेजिस्टेंस से कम होता है। एक लाइन उसको लिखा देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। मेरे पास खुद तो भाई चलाने के लिए एक सही फोन भी नहीं है, टच तक फूटा हुआ है। हेडिंग दीजिए, किरचॉफ्स लॉ हेडिंग दे दिया। देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या है भाई? लॉ है तो भाई नियम है, आई किरचॉफ साहब ने दिए थे, इसलिए इनका नाम पे रख दिया किरचॉफ्स लॉ, इनके सम्मान में, इनके याद में। ठीक है, चलिए, तो ये किरचॉफ साहब कहे क्या? ये वो रिलेशन दिए, क्या जानते हो? यानी किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बिहेवियर के बारे में बताएं। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट अबाउट द बिहेवियर ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एनी क्लोज सर्किट, यानी किसी क्लोज सर्किट में वोल्टेज या करंट का बिहेवियर कैसा होगा। लाइट जितना खाने वाला बिहेवियर है कि इज्जत लेने और आरती करवाने वाला, आरती होता है, सॉरी आरती होती है नहीं, ये क्या बात है, क्या यार सब दूरी पे लेके चला जाता है। देखिए किरचॉफ्स लॉ हम क्या सिंपल है, ये किसी क्लोज सर्किट में करंट या वोल्टेज के बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, यानी किसी क्लोज सर्किट में करंट या वोल्टेज के बारे में बताता है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ तो लिखिएगा, दिस लॉ explain about the behavior of current and voltage.
the behavior of current and voltage in any closed circuit behavior of current or and voltage in any closed circuit. आगे लाइन लिखिएगा Kirchhoff's gives two laws. Kirchhoff's give two law. पहला Kirchhoff's करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए इस सब के बारे में डिटेल में अधिक पढ़ना है ना, तो बोलिए हम डिटेल में पढ़ा देते हैं, और संक्षेप में कहिएगा तो संक्षेप में प्रयोग में पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए जितना कहिएगा तो डायरेक्ट हम लॉ लिखा के छोड़ देंगे, और नहीं यदि कहिएगा डिटेल में तो हम उसके बारे में बहुत चीज पॉइंट होता है, कुछ चीज छोटा बड़ा सबको लिखा देते हैं। हम तो अच्छा रहता जो डिटेल में ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, पढ़िए रहे हैं तो क्या बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से पढ़ाइए सर। तो एक छोटा सा देखिए, इसको हम पढ़ाने से पहले कुछ छोटा सा पॉइंट हम लिखाना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग लिखेगा, नोड। नोड क्या होता है भाई? क्या बोले सर? ध्यान देने वाली बात होता है नोड। अच्छा पढ़िए सर, पढ़िए नोड क्या होता है। देखिए सर सिंपल नोड है ना, समझिए पहले तब लिखिएगा। एक पॉइंट होता है जहां पे, ठीक है, दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट आपस में मिलते हैं। यानी जिस पॉइंट पे दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट मिलते हैं आपस में, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। कोई डाउट? दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग नोड कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? नोड कहेंगे। कोई दिक्कत? दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जहां पे मिलेगा तो लिखिए द पॉइंट एट व्हिच, वीडियो स्टार्ट है, द पॉइंट at which two or more than two circuit element the point at which two or more than two circuit element are made to each other, या सीधा मेट वो भी दे सकते हैं, मेट टू ईच अदर इज कॉल्ड नोड, तो नोड में ध्यान रखिएगा, दो को यदि मिल गया किसी पॉइंट पे, दो भी एलिमेंट यदि मिल गया सर्किट एलिमेंट, तो भी ये नोड कहलाएगा। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक, दो पे भी नोड कहलाएगा, तीन हो गया तो यू नोड कहलाएगा, 10 है तो यू नोड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नोट कर जल्दी कर, क्विक ये नोड है सर, ये जो ये नोड है, फास्ट हो गया। पैरामेडिकल में तो 50-50 रहता है, 50 लग जाता है। ठीक है, हेडिंग दीजिए जंक्शन, और आप वही सोचता है ना सर जी, और भर पापा एक दिन हम बढ़िया से ना सही समझाएंगे। आप तो सर जरूर बोल देंगे सर, आपको कोई अगर बात का काफी कड़ी है। पूछेंगे ना हमसे
सर पढ़ता है ना, पढ़ता तो है लेकिन लगाएंगे पूरा बोलेंगे नहीं, फिर अपने बोलेंगे सर लेकिन क्या, बोलेंगे छोड़िए ना, पक्का बोलेंगे नहीं सर बताइए ना, अब बता देंगे। जंक्शन एडिंग देखो जिस पॉइंट पे ध्यान दो, जिस पॉइंट पे 2 या 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट मिलता था उसको हम लोग क्या बोले थे, नोड बोलते थे। और जिस पॉइंट पे 3 या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट मिलेगा उसको जंक्शन कहेंगे। तो प्रत्येक नोड जंक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक जंक्शन नोड हो सकता है, अंतर है। नोड में 2 गो था, 2 गो या 2 गो से ज्यादा, लेकिन इसमें 3 गो या 3 गो से ज्यादा। लिखिए द पॉइंट एट which 3 or more than 3 circuit element are joined, 3 or more than 3 circuit element are joined is called junction. लिखेगा एक लाइन नोट में, एवरी जंक्शन इज ए पॉइंट बट एवरी पॉइंट इज नॉट ए जंक्शन। सॉरी, एवरी जंक्शन इज ए नोड, एवरी जंक्शन इज ए नोड बट एवरी नोड इज नॉट ए जंक्शन। क्या सर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, बना लीजिए, 3 गो पॉइंट ले लीजिए, 3 गो दिखा दीजिए, 3 गो 4 गो 5 गो जगह दिखाना है। तो यो जंक्शन भाई 3 या 3 से ज्यादा होगा ना, नोट दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी होता है दोस्तों। तो ये जंक्शन हो गया। अब हेडिंग दीजिए लूप, LOOP लूप। देखिए कोई भी क्लोज्ड पाथ जो होता है ना वो एक लूप कहलाता है। कोई भी क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड मतलब होता है बंद, पूरा बंद यदि कोई पाथ है, कोई सर्किट है, वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। लिखिए एनी क्लोज्ड पाथ any closed path of a circuit, any closed path of a circuit is called a loop. ठीक है, अब हेडिंग लीजिए मेश, MESH। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सुपर मेश, सुपर नोड। मेश क्या होता है सर? देखिए जिस लूप को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिस लूप को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको मेश कहते हैं। तो लिखिए द लूप which cannot be further divided, the loop which cannot be further divided is called mesh, is called mesh. The loop which cannot be further divided is called mesh. आइए हम लोग एक दिखाते हैं एक फिगर से जिसमें मेश कौन है और लूप कौन है। ABCDEF। देखिए सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, लूप सीधा कोई क्लोज पाथ था, तो यहाँ पे लूप कौन कौन बनेगा देखिए ABCF, एक लूप ये भी बनेगा, दूसरा लूप ABDEA, या पूरा नाम लिखना चाहे तो पूरे लिख दीजिए ACDEF,
E F A, और एक ये बनेगा F C D E F। तो लूप टोटल कितना हो गया आपका 3 हो गया। लेकिन सीधा बंद पता लूप, लेकिन मेष किसको कहेंगे, जो लूप डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये लूप देखिए डिवाइड हो सकता है नहीं, ये लूप डिवाइड हो सकता है नहीं, लेकिन ये पूरा वाला जो लूप है ये तो दो भाग में डिवाइड है। तो लूप यहाँ पे मेष लूप 3 को है, लेकिन मेष 2 को है। ठीक है, आपका A B C F A और F C D F, ओनली 2 मेष है। देखो एक जो होता है ना, अब इस बात स्टार्ट हो गया ना ना ना, वीडियो स्टार्ट है, कुछ ऐसा बात जो नहीं बोलना चाहिए ना, सब चीज अभी लाइव ही कर दिया जाए तो कुछ पर्सनल बातें भी होती है ना, तो नहीं किया जा सकता है पब्लिक के लिए। ठीक है नहीं सर, आइए फिर बहुत तो वीडियो हम लोग होते रहता है ना, क्या टेंशन ले रहे हैं। और आइए सर, तो हम लोग हेडिंग दीजिए नेटवर्क। नेटवर्क नेटवर्क थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे पूरे नेटवर्क, नेटवर्क सर्किट, तो बुक है। अभी सीधा पढ़ेंगे नेटवर्क, एक लाइन में डिफिनेशन देंगे। देखिए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क। यानी अलग अलग तरह के एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो समूह होगा, उसको नेटवर्क कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क। कॉम्बिनेशन ऑफ different types of element is called network. Combination of different types of element is called network. Combination of different types of element is called network. अब लिखिए सर्किट, हेडिंग दीजिए सर्किट। सर सर्किट क्या होता है? देखिए एक ऐसा नेटवर्क जिसका करंट फ्लो करने की प्रवृत्ति होता है, उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। यानी जिस नेटवर्क के पास करंट को पास करने का, फ्लो करने का प्रवृत्ति होता है, नेचर होता है, टेंडेंसी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सर्किट कहते हैं। तो लिखिए द नेटवर्क हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो द करंट। The network having tendency to follow the current is called circuit. It's called. सर ये छोटी छोटी बात है, लेकिन यदि नहीं पढ़ाए जाते और डायरेक्ट किरचॉफ लॉ पे आ जाते तो कोई आपको पूछ देता ना, तो फिर आप फंस जाते, नहीं पता पाते उसको। ऐसे दांत कहाँ पर रे? टेक्निकल अरे इलेक्ट्रिकल का मास्टर छो ना, पक्कर बच्चा इलेक्ट्रिकल नहीं है, मेरा भी नाम चला जाएगा। इसलिए भाई खास करके जो इलेक्ट्रिकल का पेपर है, इसमें तो इतना ठोस कर देंगे जो कोनो मास्टरवा को औकात नहीं होगा जो पूछेगा तो लोग से। हमको दरभंगा में तो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और बीटेक से रिलेटेड मैक्सिमम जानता है। अब भले ही बीटेक नहीं किया ना, फिर भी बीटेक का बहुत ही लड़का सब हमको जानता है। अब मेरा बैचमेंट है और भी ढेरों वहाँ पे है, तो ये प्रचार हो जाता है ना, जो पॉइंट लगभग जो भी कोचिंग, मेनली 2 कोचिंग जो है, कृष्णा सर का कोचिंग और एक मेरा, ठीक है, लगभग तो सबको पता है यहाँ पे। चलिए तो आगे हम लोग क्या लिख रहे थे? हेडिंग दीजिए किरचॉफ्स करंट लॉ। एक पॉइंट छूट गया रे, ब्रांच लिख लो, ब्रांच। देखो दूगो नोड के बीच में जितने एलिमेंट कनेक्ट होगा ओकरा सबके ब्रांच कहेंगे। कोनो दूगो नोड के बीच में जितना एलिमेंट जुड़ल होगा सबको कथी कहेंगे? द नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन 2 nodes इज कॉल्ड ब्रांच। द नंबर ऑफ नोड्स
as the number of element which is connected between two nodes. The number of element which is connected between two nodes is called branch. अब देखो बच्चा अभी शुरुआत में आएगा नहीं, अब बेटा बीच में आएगा और कहेगा ए सर जी को पढ़वे नहीं आवे छो तो करता तभी जूता खोले जुतिया दे ऐसा कमियां सब। जब इंसान है भाई, आप बच्चा अपना कभी नहीं बोलेगा ये फल्ला को जी को उसको नहीं पढ़ाना था उमेश बड़ा गावे से ई नहीं कहे हमरा ऑर्डर को अभी नहीं आवे बन रहा है यहाँ के, ठीक है एकरे गधा रामचंद्रा बन रहा है एकदम से हो बैठता है भाई। हाँ सब्जी भी बेचने के लायक उसका रहेगा, वो भी कहेगा लाज लगे सब्जी बेचे। अरे भाई जे सब्जी बेचे है ना वो 4 चक्का चले छे, तू देख ले मैक्सिमम सब्जी वाला जो बढ़िया से बोलना चाहिए नंबर दुकान सब 4 चक्का चले छे। और की बताओ सब्जी पर नहीं कमावे बोलते वो भी कमाना चाहिए, ठीक है। हर बिजनेस में आमदनी है, डिपेंड करता है आपके सोच पे, आपका मेंटेलिटी कैसा है बिजनेस करने का, सिंपल सी बात है। हाँ भाई हर एक में मेंटेलिटी दिमाग लगाओगे अच्छा कमाओगे, सिंपल सी बात है। इसलिए देखो अब एक चीज होता है ना, अब कोई जैसे मुझे ही लोग बोलता है जब आपको बिजनेस में ही जाना था तब क्यों करे, आप क्यों करे, कभी पढ़ा भाई मेरे गांव घर में हर जगह चलता है सर मैं अपने दिमाग के लिए पढ़ा, जब मैं पढ़ लिया हूँ तो आज मेरे पास इतना दिमाग हो चुका है कि हम किसी भी फील्ड में जाके जो जहाँ तक जानते हैं अपना कमा सकते हैं भाई। हाँ अच्छा खासा कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं पढ़े रहते तो क्या फैक्ट्री में जाके 15,000 पे 12 घंटा काम करते, देह में पूरे धूल का लगा रहता है, ठीक है। कहीं पे जाते एकदम गमछा टांग के वीडियो बनाया कि चलिए इसलिए ठीक है। तो थोड़ा एक है ना नेचर है ना भाई, एकदम साफ सुथरा में आते हैं पढ़ाते हैं अच्छा, ठीक है। कोई ठीक है चला नहीं सकता है, कोई 2 बात बोलेगा तो 4 को सुना सकते हैं, इतने तो क्षमता है ना भाई। कोई बोल के तो देख ले हमको 2 बात नहीं 4 को सुना दिया तो बाप नहीं मर जाए, ठीक है। तो लिखिए लिख लिए ब्रांच का डिफिनेशन, आगे लिखिए किरचॉफ्स करंट लॉ। हेड दीजिए किरचॉफ्स करंट लॉ सर। देखिए पहले समझिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है सर, समझिए किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ होता क्या है, देखिए इनका कहना है सर जो किसी नोड पे या जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। किसी नोड या जंक्शन पे, ये नोड या जंक्शन ले लीजिए, इस पे मिलने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। मतलब किसी किरचॉफ्स करंट लॉ का क्या स्टेटमेंट है, the algebraic all the currents meeting at a node or a junction, क्या ये कह सकते हैं the algebraic sum of all the current meeting at a node or junction is, ये कह सकते हैं जो किसी नोड या जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम समझते हो, एक दो सम होता है, एक होता है वेक्टर सम, एक होता है अलजेब्रिक सम। और अलजेब्रिक सम जो बउआ क्लास में जो पढ़ ली है वो अलजेब्रिक सम है। हाँ यार देखिए ठीक है, तो अलजेब्रिक सम 0 होगा, टोटल करंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो लिखिए सर, ठीक है। इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of current meeting at a node or junction, is equal to 0, कोई डाउट सर? किसी नोड या जंक्शन पे मिलने वाले टोटल करंट का अलजेब्रिक सम लड्डू होता है। सिंपल, क्या अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, किसी नोड या जंक्शन पे मिलने वाले टोटल करंट का अलजेब्रिक सम लड्डू होता है। मतलब सिग्मा आई क्या होगा सर, 0 होगा। इसका तो यही मतलब है।
इसका मतलब एक बात देखिए सर, एक बार आने वाला, अरे एक बात बताइए, अरे यार समझिए ना, यदि आपके पास रुपया आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस, ठीक है। ऐसे उल्टा भी मानिएगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन हम आने वाले को लक्ष्मी आ रहा है तो प्लस है ना भाई, जा रहा है तो माइनस है ना, तो आने वाला को प्लस, मतलब इनकमिंग करंट को नोड पे इनकमिंग करंट जो है उसको प्लस मान लेते हैं, और जो आउट गोइंग करंट यानी बाहर की ओर जो जा रहा है उसको हम लोग माइनस से माइनस। तो देखिए I1 क्या है, इनकमिंग है ना सर, तो प्लस साइन के साथ। I2 देखिए तो मार देंगे हम एरो देखकर, अरे भाई इनकमिंग है, क्या बात करता है। I3 देखो तो आउट गोइंग है, I4 इनकमिंग, सॉरी I5 टोटल सम। एक बात बताइए, I1 प्लस I2 प्लस I4 चुप लिख सकते हैं। ये तीनों करंट इधर देखिए आने वाला है, और इधर देखिए था आउट गोइंग है। मतलब क्या निष्कर्ष निकला, आने वाला करंट जाने वाला करंट के बराबर होगा। लिखिए पहले इसको, total incoming current is equal to total outgoing current at end node or junction। क्या हुआ सर, लिखिए जल्दी से इसको दिखा देते हैं। फिगर भी बनाइएगा, चलो बताओ लिखो, इसका मतलब क्या हो भाई, लिखिए 10 total incoming current is equal to total outgoing current। Total incoming current is equal to total outgoing current at any node or junction। Total incoming current is equal to total outgoing current at any node or junction। At any node or junction। सर किरचॉफ्स करंट तो आपका हो चुका है, अब हेडिंग दीजिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हेडिंग दे दीजिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सर किरचॉफ्स का पहला लॉ किसको कहते हैं, तो किरचॉफ्स करंट लॉ को, और दूसरा का लॉ किसको कहते हैं, वोल्टेज लॉ को। याद रहेगा ना, हाँ वो वही बात है, ठीक है। क्या बोले सर, एक दिन टेंशन मत लीजिए ना, हर संडे को टेस्ट लेंगे, और इस बार ऑब्जेक्टिव ही नहीं सर सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। भी करवाएंगे सर, अब कोर्स होगा सर, इस बार जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। प्रैक्टिकल सर पूरा होगा स्पेशली, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल वाले भाई जी आ जाइए, नहीं जाइए तो पछताइएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, अरे ये तो ओपन चैलेंज कर सकते हैं ना, जो कोनो मास्टरबा का औकात नहीं है दरभंगा में, ठीक है, या दरभंगा इधर तो कोई कोचिंग लगा जो प्रैक्टिकल करवा देगा इलेक्ट्रिकल का, ओपन चैलेंज है मेरा, एक्सेप्ट करें कॉलेज वाला आगे, ठीक है। जब तक हम थे हम खुद प्रैक्टिकल करवाते थे हम अपना सेशन तक का, उसके बाद कॉलेज में अभी इलेक्ट्रिकल का जो लैब स्ट्रक्चर है वो भी ओपन बोल रहे हैं, ठीक है। जो मैकेनिकल से ITI करके आया है, देखो मैकेनिक कुछ होता है ना, मैकेनिकल करके ITI में ट्रेड नहीं, मैकेनिकल कुछ करके होता है, पीटर से कुछ करके, उसका जो IT जो उससे उस ट्रेड से ITI किए हुए हैं, और उसको इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, लैब इंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं भैया। जकरा घास कटी कथी कहै छै पढ़ने आबै छै, ओकरा अंग्रेजी वाला हम किताब धरा देबै हाथ में तो कथी पढ़तै, आँख खुल लेतै, ठीक है, बता नहीं करे, यही करेगा ना भाई, यही हाल है आज, ठीक है। ओपन बोलते हैं सर ये सब। आइए, और खास करके इलेक्ट्रिकल का ब्रांच पेपर का, वो तो 1.5 साल से अकेला पढ़ा रहे हैं, जाके पता कर लो कोई भी कोचिंग में कि कितना बजे से सर आप ब्रांच पेपर पढ़ाते हैं, सर 5th सेमेस्टर के बजे क्लास चलाते हैं, पोर्टली कर मतलब सर हमने अभी लेते हैं, तू आ रही ना थर्ड में कल बुक हो रहा है क्लास,
बेटा सीख ले, ठीक है, सीधा बोलते हैं, ठीक है। अजय पहले रुपया लेके सिलेबस नहीं खत्म किया है और कहना यहाँ तो सेकंड में बेटा नहीं है पढ़ी है, मैं तो थोड़ा सेकंड में डुबा देता हूँ, अभी में कोई शक नहीं है सीरियस लंबा वीडियो है सर। हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं। ऑल कोचिंग चाहे दरभंगा का हो, चाहे पटना का हो, मुजफ्फरपुर, कहीं भी कोचिंग हो, यदि पैसा लेके यदि नहीं पढ़ाता है तो हम बोलते हैं सर जूता खोल के मारिए, मारिए जूता खोल के उसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। और भाई देखो सीधा बात, एक चीज याद रखना, पढ़ने गए हो उससे, किसी भी टीचर से, उससे शादी करने नहीं गए हो, रिश्ता बजाने नहीं गए हो, ठीक है। जो उसके कुछ बोलेगा, इमोशनल ब्लैकमेल हल्का कर दिया, नहीं भाई जी आती से सर जी आती, इनका हम नहीं छोड़ सके छिए। अरे भाई भक्त बनना सही है, ठीक है, रिस्पेक्ट करना सही है, लेकिन अंधभक्त बनना गलत है। कभी भी किसी भी टीचर का अंधभक्त मत बनो, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त बनोगे तो गलती भी पढ़ाएगा, कुछ पढ़ाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, और वो समझ में आएगा जब 6 सेमेस्टर खत्म हो जाएगा और जॉब के लिए नहीं मिलेगा तो बाबू कहेगा रे तेरा जॉब कहीं लग तो पापा रुको ना 2 साल होते होते, ठीक है, शादी को उम्र आ जाएगा, रे अब बिहार कर ले, जॉब नहीं होगा, तो वो शादियों नहीं होगा। सही बात है भाई, ये हालात होगा, इसलिए स्पेशली इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं, जरूर आ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। टेक्निकल करना है थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल, तो जरूर आना टेक्निकल, नहीं तो पछताओगे। इतना ओपन बोल दिया, क्या चाहिए सर, लीजिए दीजिए हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिकल फीचर्स वोल्टेज लो दे दिए। देखिए इनका कहना था कि सर किसी क्लोज सर्किट में या किसी क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज का, यानी वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होगा, यानी टोटल वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होता है। वहां कहना था जो सर किसी नोड या जंक्शन पे मिलने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, और इनका कहना है जो किसी मेश के अंदर टोटल वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। तो लिख सकते हैं सर, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम it states that the algebraic sum of all the voltage in a mesh or loop is 0। अरे अभियान पर लियो मेश और लूप, जे लूप का जो बांट नहीं सके छे मेश नहीं कहला है, क्या लिखा हुआ, मेश और लूप इज कॉल्ड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। आइए सर एक सर्किट लेते हैं, ये मान लीजिए V है, R1 है, R2 है, मान लीजिए करंट पास हो रहा है इससे I, ठीक है, कोई सर्किट लिए तो देखो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा, यहाँ भी वोल्टेज होगा, यहाँ भी वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। देखिए करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर फ्लो करता है, इसलिए हम डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर लिए, बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए हम आए प्लस से माइनस की ओर पॉजिटिव लेके देखिए, यहाँ पे अब बहुत चीज सिखाना है, जब में मैसेज कराएंगे, बस अभी इतना देखिए, प्लस से माइनस की ओर हम पॉजिटिव लेते हैं, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, R1 I, R1 I प्लस R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, R2 I। अरे V बराबर RI फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए ये क्या प्लस से माइनस चल रहे हैं, प्लस से माइनस हमेशा चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस है, तो वोल्टेज क्या दीजिए, माइनस दे दीजिए, समझे। यहाँ हमेशा देखिए प्लस से जा रहे थे, प्लस से माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस से प्लस, इसलिए इसको हम माइनस में दिए। कोई डाउट?